याद आ चुका होगा। हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं हमारे रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1 के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, तो यहां पर हम बात करेंगे फंडामेंटली जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उनके बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो एकदम जो बोल सकते हैं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वहां पर हम देखेंगे। चलो इसे शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर उठाए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस एनटीए मॉक टेस्ट और जेईई मेंस प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए हैं, ताकि आपको बताया जा सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस एनटीए आजकल पूछता है। चलो देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर्स के ऊपर हमने बेसिक सा क्वेश्चन बनाया है जो कि जेईई मेन 2020 में आया था। चलो बात करते हैं। द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमें ऐसा कंपाउंड बताना है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव ना कर सके। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, जैसे समझो अगर हमारे पास H2SO3 है तो हमारे पास H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो वो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। 2 + x - 6 = 0। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, पता है आपको। यहां पर x की वैल्यू आ गई +4। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि सर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। अब यहां से जो सल्फर है वो +6 में भी जा सकता है और -2 में भी जा सकता है। किसी भी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं। सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर दोगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी आपके पास आ जाएगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और मिनिमम वाला जो है -2 है, तो ये मीडियम में है। यहां पर जो H2SO3 में सल्फर प्रेजेंट है वो अपने मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वो रिड्यूस भी हो सकता है। ऐसा कंपाउंड जब सेंट्रल एटम अपने मीडियम वाले किसी मिडिल वाले ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर चीज? तो ये हम बात करेंगे H2SO3 दोनों मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन ध्यान दो, हम बात करते हैं H3PO4। H3PO4 में सर अगर बात की जाए तो ये जो फॉस्फोरस है ये +5 में प्रेजेंट है। हमारा फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट है? +5 में। देखो 3 + x - 8 = 0, वहां से आपको आ जाएगा फॉस्फोरस बराबर +5। क्लियर चीज? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5। सर फॉस्फोरस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नाइट्रोजन के पास होते हैं, तो इनके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो सर ये कभी भी फर्दर ऑक्सीडाइज मतलब ये +5 से कभी भी +7 में नहीं जा पाएगा। अरे बात समझे? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ये हमेशा रिड्यूस हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज कभी भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या बोलेंगे सर, जब कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा H3PO4 ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद रिड्यूस नहीं होगा, ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो क्या बोलेंगे, H3PO4 में फॉस्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सर ये मिनिमम में तो चल जाएगा, -3 में तो जाना चाहेगा, मतलब खुद रिड्यूस होके एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये बिहेव कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव कर लेगा, खुद रिड्यूस होके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन ये +5 से किसी +6 +7 में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन मैक्सिमम यहां पर +5 प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये कभी भी खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। क्लियर अच्छे से? तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हमें देखना है सल्फर मीडियम में प्रेजेंट था, यहां पर नाइट्रोजन देखो HNO2 में नाइट्रोजन +3 में प्रेजेंट है, +3 में प्रेजेंट है, तो सर +3 से वो +5 में भी जा सकता है और -3 में भी जा सकता है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, H3PO4 केवल
खुद रिड्यूस होके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। कभी भी खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, कोई आपसे पूछे H2SO4 के बारे में, H2SO4 तो क्या बोलेंगे सर ये +6 में प्रेजेंट है, ये +6 में प्रेजेंट है, ये +6 से -2 में, मिनिमम में तो जा सकता है, मतलब खुद रिड्यूस हो सकता है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर खुद रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव कर लेगा, लेकिन खुद कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर भी नहीं पाएगा। मतलब खुद कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो सामने वाले को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। क्लियर है चीज सभी को? चलो, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर एक बस बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेज 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहे हैं? N2H4 का 1 मोल, N2H4 का 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड Y। एक Y कंपाउंड बना लेता है। जैसे समझो, हमने क्या बोला, N2H4 है, N2H4 ने 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और Y कंपाउंड बना दिया। ये Y कंपाउंड बना दिया। क्या बोल रहे हैं? assuming that all the nitrogen appears in the new compound, जो भी नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट थी, सारी की सारी नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन Y। तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर N2H4 की अगर मैं बात करता हूं, N2H4 में यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा सर? 2x + 4 बराबर 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा -2। समझ में आता है? x बराबर आ जाएगा -2। तो हम क्या बोलेंगे सर, नाइट्रोजन -2 में प्रेजेंट था, -2 से इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, N2H4 ने 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और यहां पर Y बना दिया। इस Y में मान लो कि नाइट्रोजन जो है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Y है ना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो वहां पर x मान लिया था, यहां पर मैंने बोला Y है। समझना अच्छे से, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन में कितने मोल ट्रांसफर हुए, तो हम क्या बोल देते हैं, हमारा बहुत ही इजी ट्रिक होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर, बहुत अच्छा फॉर्मूला ये मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर होता है मोल इनटू n फैक्टर। समझ में आती बात? हम क्या बोलेंगे, किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए कैसे निकाल सकते हैं? पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, उसके बाद देखो कि मोल इनटू n फैक्टर। तो ध्यान से हम बात करेंगे, सर यहां पर नाइट्रोजन N2H4 का n फैक्टर बताओ, N2H4 का n फैक्टर बता दो। क्या बोलेंगे सर N2H4 का? तो हम देखेंगे सर ये -2 से गया Y में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया? Y+ में 2, Y+ में 2। कैसे? दोबारा समझो सर, ये -2 से इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो फर्दर किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, मतलब हायर माइनस लोअर करेंगे, तो Y -2, तो क्या हो जाएगा? Y+2 हो जाएगा। समझ में आता है? दूसरी बात, ये तो आ गया 1 मोल एटम के द्वारा, लेकिन यहां पर पूरे मॉलिक्यूल में 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2Y+2, इतने n फैक्टर इसका आ जाएगा 2 × Y+2। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है सर 10 मोल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 10 मोल, तो मोल इनटू मोल कितना है? N2H4 का मोल है सर 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 × उसका n फैक्टर 2 × Y+2। चलो सोल्व कर दो इसे, तो यहां से 2 से ही गया 5 बार, यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर हम बात करेंगे Y+2, तो आंसर आ जाएगा Y 3। मतलब हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी +3। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। मतलब जब नाइट्रोजन N2H4 से 10 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी सर +3 में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले से करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर मोल इनटू n फैक्टर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वैल्यू 10 दे रखी है, मोल्स कितने हैं N2H4 के? 1 मोल है। हम बात करेंगे इनटू n फैक्टर, n फैक्टर किससे निकाला हमने? कितने मोल्स चेंज हुए?
दो समझो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ, -2 से वो गया +y में, -2 से वो गया y में, मतलब किसी हायर में गया, तो y -2 किया तो y +2 हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर चीज। पर मॉलिक्यूल निकाला जाता है, पर मॉलिक्यूल निकाला जाता है, तो पर मॉलिक्यूल की बात की जाए, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स थे, इसलिए मैंने मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, और ये बच्चे जनरली भूल जाते हैं, इसे याद रखेंगे। y +2 × 2 जरूर करना पड़ेगा, आपको मैंने बहुत बार बता भी रखा है। वैसे जब भी हम n फैक्टर निकालते हैं तो बेसिक सा एक क्वेश्चन मैंने लिया है, अभी वापस से n फैक्टर बार बार रिपीट होगा, आपको समझ में आ जाएगा। n फैक्टर जब भी निकालेंगे पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलो ये तो हो गया एक हमारा अच्छा क्वेश्चन जिसमें आंसर आ गया सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2.68 × 10⁻³ moles of solution containing an ion A⁻n requires 1.61 × 10⁻, इसे -3 कर देना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ पड़ा है ये, 10⁻³ moles of MnO4 negative ion for the oxidation of A⁻n to AO3- in acidic medium। एसिडिक मीडियम दे दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इजी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि KMnO4 दिया हुआ है। इजी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें KMnO4 दिया हुआ है और साथ में एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो हमें हमारी एक ट्रिक, हमें हमारी बेकार सी ट्रिक जो है BAN याद है आपको, क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 आईआईटी ने बैन किया हुआ है, शायद आपको याद आ चुका होगा। तो क्या बोलेंगे, KMnO4 आयन जो है अगर एसिडिक मीडियम है तो सर उसका n फैक्टर हो जाएगा 5। अगर KMnO4 दिया हुआ है और n फैक्टर बेसिक मीडियम है तो n फैक्टर 1, न्यूट्रल है तो n फैक्टर 3, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे सर, दोनों के दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, एक तो A⁻n रिएक्ट कर रहा है KMnO4 के साथ, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, KMnO4 आयन जो है वो रिएक्ट कर दे रहा है A⁻n के साथ, तो दोनों के हम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव, तो MnO4 नेगेटिव के इक्विवेलेंट कैसे आएंगे सर, वो आ जाएंगे मोल्स इनटू n फैक्टर से, ये तो समझ में आता है, मोल इनटू n फैक्टर। मोल्स कितने दिए हुए हैं, तो सर दिया हुआ है हमें 1.61 × 10⁻³ ये हमारे पास मोल्स ऑफ KMnO4 है, और n फैक्टर कितना है, तो बहुत इजी आपको पता है, कितना है 5 है। क्लियर चीज, ये आपके पास आ गया इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट ऑफ A⁻n+1, A की पावर में +n, जो A की पावर +n है इसके मोल्स तो हमें पता है लेकिन n फैक्टर नहीं पता है। तो ध्यान दो, हमें ये देखना है कि सर जब रिएक्शन हो रही है तो A की पावर जो +n है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है सर हमारे पास AO3-1 में, इसमें चेंज हो रहा है। तो यहां से हमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ, सर यहां पर चेंज हुआ +n से, ये हो जाएगा हमारे पास x - 6 बराबर -1। -6 कैसे लिखा मैंने, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो 3 के ऊपर आ जाएगा -6, तो यहां से हम बोल देंगे +5, मतलब सर चेंज हुआ 5 - n। क्लियर चीज, 5 - n, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, सर यहां पर n फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल इनटू कितने एटम से यहां पर एक ही, सर वो एक ही एटम है, तो यहां पर हम बोल देंगे सिंपल हमारा n फैक्टर हो जाएगा 5 - n। अगर ये कहीं पर होल ट्वाइस दिया रहता A की पावर +n का होल ट्वाइस, तो यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। चलो लिख दो इसे जल्दी से, तो 5 - n फैक्टर हो जाएगा, समझ में आता है। तो हमारे पास n फैक्टर आ गया, हमारे पास मोल्स पता है, तो क्या A की पावर +n के इक्विवेलेंट आ जाएंगे सर, आराम से आ जाएंगे। तो लिख दो जल्दी से, अगर आराम से आ जाएंगे तो लिख ही दो, इक्विवेलेंट आ जाएंगे A की पावर +n बराबर मोल इनटू n फैक्टर। मोल्स कितने दिए हैं 2.68 इंटू 10 की पावर -3 इंटू इसका n फैक्टर कितना है 5 - n, ये वैल्यू है। अब क्या करना है, ये वैल्यू A की पावर +n के इक्विवेलेंट है और हमारे पास KMnO4 के भी इक्विवेलेंट है, दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, और जैसे इक्विवेलेंट आप बराबर कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर
ए की पावर MnO4 नेगेटिव बराबर इक्विवेलेंट ऑफ ए की पावर प्लस n, लिख दो इसे। अब बात करते हैं कि MnO4 के लिए हमें दिया हुआ है सर मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो ये हमारे पास इंटू 5 बराबर, इसके लिए हमें दिया हुआ है 2.68 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू इसका एन फैक्टर कितना है सर 5 माइनस n। अब इसे सोल्व करते रहो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल आउट, ये पूरी वैल्यू उठा के मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो 5 माइनस n बराबर हो जाएगा, वो वैल्यू उठा के मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो 2.68 अपॉन में 1.61। क्लियर है? अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूं 1.6 इसे 0 मान ले रहा हूं। भाई इतना सा अप्रोक्सीमेशन तो कर ही सकते हैं, तभी तो n की वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं तो वो इजीली सोल्व नहीं हो पाएगी। इसे मैं फर्दर लिख सकता हूं 268 अपॉन में 160 लिख सकते हैं अपन इसे, सर लिख दिए। तो आराम से अब यहां पर सोल्व कर देंगे 5 डिवाइड बाय 5 माइनस n बराबर, मैं इसे 4 से डिवाइड कर देता हूं, दो 160 है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार से 40 बार, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 6 चौक 24 7 चौक 28, 67 अपॉन में 40, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये सर 67, तो 6.7 अपॉन में 4, इसे सोल्व कर दो जल्दी से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 बचेगा 27, तो 6 चौक 24 7 चौक 28, 1.67 आएगा। 6.7 अपॉन में 4 कर देंगे तो 1.67 आएगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स तुम करते रहो इसे। अब मैं इसे लिख सकता हूं 5 डिवाइड बाई 5 माइनस n बराबर 1.67। अब इसे आप सोल्व करो, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, 1.67 जो होता है ना, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समझो, अगर 3/2 है तो मतलब वो 1.5 है ना, समझो, अगर 4/3 है तो मतलब वो 1.33 है, अगर 5/3 है तो मतलब वो 1.67 है या 1.66 है। क्लियर चीज? तो 1.67 को मैं 5/3 इजीली लिख सकता हूं, 1.5 को भी मैं इजीली 3/2 लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं इसे चेंज कर देता हूं 5 डिवाइड बाय 5 माइनस n बराबर 5/3 से। तो यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो 15 बराबर 25 माइनस 5n, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, ये 5n उधर लेके जाओ तो ये इधर लेके आएंगे तो 10, और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। बहुत ही कैलकुलेशन तो इजी थी, ज्यादा हार्ड नहीं था। मेन कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि सर हमारे पास a की पावर प्लस n का n फैक्टर निकालना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी। MnO4 का n फैक्टर आपको याद होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को याद होगा। कोई ऐसा बच्चा शायद ही होगा जिसे ये ट्रिक याद नहीं हो, वैसे बेकार से ट्रिक है लेकिन बच्चों को याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 153 जेई ने बैन किया हुआ है, कभी भी नहीं आएगा, बैन से याद रहेगा 153। बेसिक में n फैक्टर 1, एसिडिक में 5 और न्यूट्रल में 3। चलो लिख दो इसे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई सर, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। लिख दो इसे, हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि n फैक्टर के ऊपर ही है, तो देख लेते हैं इसे भी। इन द फॉलोइंग रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3 इज रिलेटेड टू मोलिकुलर वेट m बाई, हमें मतलब ये करना है सिंपल यार, इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना वो क्या होता है, मोलर वेट अपॉन में होता है n फैक्टर, यही होता है मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। तो मोलर मास तुम्हें इसका AS2S3 का मोलर मास कैपिटल M दे दिया, तुम्हें सिंपल n फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर n फैक्टर तुमने AS2S3 का निकाल दिया, आंसर आ जाएगा। मतलब आपको केवल n फैक्टर की वैल्यू निकालनी, देखो m/2 m/4 m/28, केवल n फैक्टर निकाल दो, m डिवाइड बाय वो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन में n फैक्टर निकालना है, तो यहां पर हम देखेंगे AS2S3, साथ के साथ बच्चे भी सोल्व करते चलो, आपको भी आना चाहिए ये HNO3। साथ में यहां पर हम बोलेंगे H2O प्लस हम बात करते हैं ASO4-3 प्लस में हमारे पास है SO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले देखो इस कंपाउंड में कौन कौन प्रेजेंट है सर, हमारे पास आर्सेनिक प्रेजेंट है, ये हमारे पास है। अगर इसे ब्रेक किया तो 2 जाएगा सल्फर के ऊपर, 3 जाएगा
आर्सेनिक के ऊपर, तो यहां आ जाएगा +3 और यहां आ जाएगा -2। यहां पर नाइट्रोजन +5 में प्रेजेंट है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो केवल इसका एन फैक्टर चाहिए। इसका एन फैक्टर चाहिए तो क्या होगा सर, +3 से वो जाएगा किसमें, यहां पर इसका यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, x - 8 बराबर -3, तो x बराबर आ जाएगा +5। मतलब सर यहां पर आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, वहां पर +3 था। यहां पर सल्फर, सर ये तो आपने भी बता रखा है, सल्फेट में सल्फर जो है +6 में ही प्रेजेंट होता है। डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, x - 8 बराबर -2, तो x बराबर आ जाएगा +6। क्लियर अच्छे से। यहां पर हमने देखा सल्फर x एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 4 के ऊपर -8 बराबर में -2, x की वैल्यू आ जाएगी +6। क्लियर है। चलो बात करते हैं अब किसी कंपाउंड में जितने भी एटम ऑक्सीडाइज होते हैं सभी के एन फैक्टर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। याद है आपको, तो क्या बोलेंगे सर, आर्सेनिक जो था वो +3 से चेंज हो रहा है +5 में, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो सभी के एन फैक्टर को जोड़ देते हैं। ये आपको पता है बहुत अच्छे से। तो देखो ध्यान दो, मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर देता हूं। यहां पर हम देखेंगे सर ये +3 से जा रहा है +5 में, चेंज आ रहा है 2 का, कितने एटम है सर, 2 है। क्लियर चीज। प्लस ये -2 से जा रहा है 6 में, चेंज आ रहा है 8 का चेंज आ रहा है, कितने एटम्स है वहां पर सर, 3 है। तो लिख दो इसे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 + 24, ये हो जाएगा 28। क्लियर चीज। एन फैक्टर 28 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट तो आ ही जाएगा। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हमारे पास m/n फैक्टर, दैट इज 28 आंसर। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए। एक से ज्यादा एटम अगर ऑक्सीडाइज होते हैं तो सभी को जोड़ देते हैं, रिड्यूस होते हैं तो भी सभी को जोड़ देते हैं। तो यहां हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही शानदार H2O8 - 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है 2SO4 - 2। फिर हम बात कर रहे हैं Mn+2 से 4H2O, MnO4 नेगेटिव, 8H+ प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O8 - 2 आयंस आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Mn+2। ध्यान देना, अगर मुझे MnO4, ये जो हमारे पास Mn+2 है, इसका एन फैक्टर पता चल गया तो मोल इंटू एन फैक्टर मतलब Mn+2 के इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे, इजीली पता चल जाएंगे। H2O8 का अगर मुझे एन फैक्टर पता चल गया, H2O8 - 2 का अगर मुझे एन फैक्टर पता चल गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर बराबर इसके इक्विवेलेंट। डायरेक्टली वहां से सोल्व करके हमारे पास इसके H2O8 के मोल्स आ जाएंगे। दोबारा सुनो, हम क्या कर सकते हैं सर, इक्विवेलेंट ऑफ Mn+2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ H2O8 - 2। दोनों के इक्विवेलेंट हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। H2O8 - 2 और Mn+2 दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। Mn+2 तो ऑक्सीडाइज हो रहा है MnO4 नेगेटिव में, और H2O8 - 2 जो है खुद रिड्यूस हो रहा है किसमें, SO4 में। अरे बात समझ में। तो यहां पर हम बोलेंगे H2O8 - 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Mn+2 जो है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। Mn+2 यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। हम बोल सकते हैं इसका 1 मोल है तो मोल इंटू एन फैक्टर बराबर मोल इंटू एन फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। इसके मोल्स कितने हैं Mn+2 के, तो सर हमारे पास 1 मोल है। एन फैक्टर कितने हैं बताओ जल्दी से। तो सर एन फैक्टर निकालना है तो यहां से हम देखेंगे ये +2 से जा रहा है किसमें, +7 में। चेंज कितने का आ रहा है सर, 5 का चेंज आ रहा है। कितने आइटम्स है यहाँ पर, एक ही है, तो सर इसका एन फैक्टर हो जाएगा 5। समझ में आता है। दोबारा सुन लो, Mn+2 जो है +2 से जा रहा है +7 में, 5 का चेंज आ रहा है। कितने मैग्नीज है, एक ही है, तो चेंज आ रहा है 5 का, एक ही मैग्नीज है, तो आंसर आ जाएगा 5, एन फैक्टर आ जाएगा 5। तो हमने लिख दिया मोल इंटू एन फैक्टर 5 बराबर H2O8 के तो मोल्स हमें पता करने हैं, मोल्स फाइंड आउट करना है, इनटू उसका एन फैक्टर कितना आएगा। चलो देखते हैं।
चलो देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ वैसे रिएक्शन हमें बैलेंस करके दे रखी है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि Mn+2 के केस में ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, है ना, ऐसा किया। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने एक्सेप्ट किए। लेकिन मैं ऐसे नहीं बताता हूं, मैं रिएक्शन देख के कभी भी नहीं बोलता हूं। बाकी ये तो आंसर आ ही जाएगा, एन फैक्टर 2, उसका एन फैक्टर 5। लेकिन हम जो एग्जैक्टली जो चीज यहां पर सीखना चाहते हैं वो क्या चीज है, वो देखो। H2O8 में अगर मैं बात करता हूं तो सर सल्फर जो है वो +6 में प्रेजेंट है। नहीं सर, +6 में कैसे? आप देखो यहां पर जब बात करते हैं तो यहां पर तो H2 में से नीचे लिख देता हूं, चलो इसे मैं इधर लिख देता हूं, H2O8 -2 ये चेंज हो रहा है SO4 -2 में, है ना। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या बोलेंगे, 2x - 16 बराबर -2। तो यहां से 2x बराबर आ जाएगा 8 +14, तो x की वैल्यू आ जाएगी +7। लेकिन क्या सल्फर के लिए +7 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है? नहीं है सर, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, तो इसे हम हटा देंगे, ये नहीं पॉसिबल है। क्या रहेगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +6 है। अब बात करते हैं कि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो सर यहां पर भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आ जाएगा x - 8 बराबर -2, तो यहां पर आ जाएगा +6। तो क्या सल्फर में कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ? तो नहीं सर, चेंज तो नहीं हुआ। तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात जो आती है सर, H2O8 -2 ये होता है मार्शल एसिड, है ना। क्या होता है, मार्शल एसिड। अगर मैं बात करूं H2O8, वैसे ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उन्होंने तो इक्वेशन दे दी, इसलिए मैं डायरेक्टली यहां से 2 इसका एन फैक्टर बोल दूंगा, 5 उसका एन फैक्टर बोल दूंगा। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए होते तो क्या होता, तब हम बात करते, आपको इसी तरीके से सोल्व करना पड़ता। ध्यान दो, 2018 या 19 में जेईई एडवांस में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेईई एडवांस में। तो यहां पर हम बात करेंगे H2H2O8। H2H2O8 मार्शल एसिड होता है, जिसमें सर ये वाला बॉन्ड पाया जाता है, ये वाला बॉन्ड पाया जाता है, बहुत अच्छे से आपको पता है। अब जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, जिसके लिए क्वेश्चन मैंने उठाया, वही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि सर हमने यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था ये +7 क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने सारी ऑक्सीजन को -2 में माना था। लेकिन सारी ऑक्सीजन -2 में नहीं है, कुछ ऑक्सीजन -1 में है, जो कि हमें यहां से समझ में आता है। सर इसे बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां पर +1, यहां पर -1, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर -1, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर +1, इसे ब्रेक किया तो सर दोनों के ऊपर 0-0। तो ध्यान दो, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -1, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज है -1, और बाकी सब अगर बात की जाए, 2 बॉन्ड ब्रेक किए तो +2 -2, 2 बॉन्ड ब्रेक किए तो -2 +2। क्लियर अच्छे से? हम सिंपल ये देखेंगे कि सर ये जो बची हुई ऑक्सीजन है, ये कितनी, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऑक्सीजन तो -2 में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो बीच वाली 2 ऑक्सीजन है ना, ये दोनों की दोनों -1 में प्रेजेंट है। समझ में आता है क्या? तो याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर H2O8 -2 जो होता है उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर 8 में से 2 ऑक्सीजन ऐसी है जो पहले -1 में प्रेजेंट थी, वो बाद में चेंज होकर जा रही है किसमें, -2 में। समझ में आ रही बात? मतलब अगर कोई तुमसे पूछे H2O8 -2 में कौन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिए? नहीं सर, सल्फर ने नहीं लिए, ऑक्सीजन ने लिए। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन एटम है उसका रिडक्शन हो रहा है, -1 से वो जा रहा है -2 में। एक ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है, एक का -1 से -2, मतलब एक का चेंज आ रहा है। तो 2 ऑक्सीजन में कितने का चेंज आएगा, तो सर 2 का चेंज आएगा। एन फैक्टर हो जाएगा 1 × 2, यहां पर एन फैक्टर 2 आ रहा है। अब ये जो H2O8 -2 का एन फैक्टर 2 आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, सल्फर की वजह से? नहीं सर, यहां पर 8 में से 6 ऑक्सीजन तो ऐसी थी, 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन तो ऐसी थी जो पहले भी -2 में थी, बाद में भी -2 में ही है। लेकिन 2 ऑक्सीजन ऐसी थी जो पहले -1 में प्रेजेंट थी, परोक्सी ऑक्सीजन के रूप में प्रेजेंट थी -1 में, बाद में वो नॉर्मल ऑक्सीजन -2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो एन फैक्टर क्या होता है, -1 से -2 में एक का चेंज,
दो ऑक्सीजन है इसलिए 1 into 2 मतलब n फैक्टर हो जाएगा 2। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया। तो मैंने आपको जो सिंपल यहां पर H2O8 का -2 का जो n फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब तो सिंपल यहां पर रख देंगे और आंसर आ जाएगा 1 into 5 बराबर मोल इंटू n फैक्टर कितना, 2। H2O8 -2 का n फैक्टर 2 कैसे आया, समझ में आ गया। क्योंकि सर सल्फर ने इलेक्ट्रॉन ना तो एक्सेप्ट किए ना लूज किए, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए ना वो ऑक्सीजन ने किए। जनरली हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट होती है, जनरली हम बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब वो ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में आ जाती है, जब वो पेरोक्साइड के रूप में आ जाती है तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। अब यहां से हम बोल देंगे सिंपल मोल आ जाएगा 5/2, दैट मीन्स मोल की वैल्यू आ जाएगी 2.5। वैसे आंसर तो अपन डायरेक्टली इक्वेशन देख के भी देख सकते थे कि इसके 1 मोल ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, मतलब इसका n फैक्टर 2 आ जाएगा। इसके 1 मोल ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, मतलब इसका n फैक्टर हो जाएगा 5। लेकिन मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, अगर इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दी जाती, सिंपल ऐसा दिया जाता H2O8 -2 से वो कन्वर्ट हो रहा है 2SO4 -2 में, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो। हो जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बट आपको जरूर समझ में आ गया होगा और आपको याद भी होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसका बहुत ही शानदार नाम है मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड, स्पेलिंग गलत हो तो भैया यहाँ पर शायद ए या ई जो भी आएगा देख लेना। मार्शल्स एसिड बोलते हैं इसे, ये आपको पता होना चाहिए। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसमें ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट होती है, 2 ऑक्सीजन -1 में प्रेजेंट होती है। इसी वजह से हम यहां पर बोलते हैं कि +7 नहीं सर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आना चाहिए था, जो कि +7 गलत होता है। कभी भी आपको ऐसा दिया जाए, देखो समझो, कभी भी ऐसा दिया जाए HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर कितना सर, +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे भी मैक्सिमम में +5 ही होता है। कभी आपको ऐसा दे दिया जाए HNO4, कोई तुमसे पूछे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो कभी भी +7 टिक मत कर देना, है ना। फॉर्मूला लगा के करोगे 1 + x - 8 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी +7 मत बोल देना। क्या बोलेंगे सर, नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5, तो ये +7 पॉसिबल ही नहीं है, 5 आएगा। क्यों आएगा 5? क्योंकि सर उसमें से जो 4 ऑक्सीजन है ना, कोई 1 या 2 ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड ऑक्सीजन के रूप में प्रेजेंट होगी, जिसे हम -2 काउंट कर दे रहे हैं, लेकिन वो -1 काउंट होगी। इसलिए आपको कभी भी देखना है, अगर किसी एटम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, मतलब समझ लो कि वहां पर जो ऑक्सीजन दे रखी है वो जरूर पेरोक्सी लिंकेज में प्रेजेंट है। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 कहां गया? क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ प्रॉब्लम थी, डेटा मिसिंग था, अभी उसे अपन ने हटा दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में उसे वापस मैं ले लूंगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द नेचर ऑफ टाइप ऑफ रेडॉक्स चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया हुआ Cl2ClO नेगेटिव प्लस Cl -1, ठीक है। अब यहां पर बताना है क्या टाइप की रिएक्शन है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन है, इंटरमोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर है, क्या है ये, या क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है भी कि नहीं भी। तो ध्यान से समझेंगे, अगर जब कभी भी आपको डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि क्या रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, किस टाइप की है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना चाहिए। तो सर हमें पता है Cl जो है यहां पर क्लोरीन 0 में प्रेजेंट है। अगर मैं यहां पर Cl की बात करता हूं तो x -2 बराबर -1, तो यह हो जाएगा +1 में प्रेजेंट है। तो यहां पर क्लोरीन जो है वो +1 में प्रेजेंट है। यहां पर बात करता हूं क्लोरीन जो है वो -1 में प्रेजेंट है। मतलब हमें समझ में आ गया सर, जो क्लोरीन था वो 0 से गया +1 में, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, वो 0 से गया -1 में, मतलब वही रिड्यूस हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, सेम एलिमेंट रिड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से याद करो सर, उसे हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। और डिसप्रोपोर्शनेशन का रिवर्स अगर हम कर देते तो क्या हो जाता, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पता है आपको अच्छे से, तो याद रखेंगे सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो हमने इसे बोल दिया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर क्या होता है? तो इंटरमोलिकुलर तो जितनी भी रिएक्शंस हम देखते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं इंटरमोलिकुलर। लेकिन बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, तो एक एग्जांपल इसका देख लो। हम बात करते हैं KClO3।
KClO3 की अगर मैं बात करूं तो सर ये हो जाता है KCl प्लस O2। अगर बैलेंस रिएक्शन की बात की जाए तो 2 KClO3 है ना, बट बैलेंसिंग की मैं जरूरत नहीं मान रहा हूं। यहां पर हम बात करते हैं सीधा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सर। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +7 है। ऑक्सीजन जो है यहां पर वो -2 में प्रेजेंट है, यहां पर Cl -1 में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो 0 में प्रेजेंट है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सर Cl यहां पर रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम तो ऑक्सीडाइज, एक एटम तो रिड्यूस हो रहा है और दूसरा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसे हम बोल देंगे इंट्रामोलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो हमने उसे बोल देंगे इंट्रामोलिक्यूलर। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसे हम बोल देंगे इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आता है अच्छे से, है ना? ये तो क्लियर है आपको। तो ये जो रिएक्शन थी इसमें तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा था, इसलिए हमने उसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल दिया। चलो आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अमंग दी फॉलोइंग विच इज रेडॉक्स रिएक्शन। इन चारों में कौन से रेडॉक्स रिएक्शन है? तो कैसे पता करोगे? जल्दी से सोचो सर। हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर एलिमेंट्स का या एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जहां पर चेंज नहीं होगा वहां पर वो रेडॉक्स नहीं मानी जाएगी। समझ में आता है? सबसे पहले देखते हैं N2 + O2। सर ये 2NO बनाते हैं। N2 + O2 जो है वो 2NO बना देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सर? 0 से गया नाइट्रोजन, 0 से गया +2 में, यहां पर ऑक्सीजन 0 से गया -2 में। तो यहां पर हम बोल देंगे सर डेफिनेटली ऑक्सीजन, ये जो नाइट्रोजन है वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब ये वाली रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम इंटरमोलिकुलर भी बोल सकते हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है। समझ में आता है? अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ O3 फ्रॉम O2। तो सर ये तो सिंपल O3 वो कन्वर्ट हो रहा है O2 में। तो हम देखेंगे सर यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहां पर भी 0 है, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आपको ये भी पता होगा एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो रेडॉक्स नहीं होती, क्योंकि वहां पर केवल आयंस का एक्सचेंज होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। याद है आपको? बात करते हैं AgNO3 + NaCl। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं अगर AgNO3 के साथ में हमने मिला दिया NaCl तो क्या बनेगा बेटा? सर हमारे पास बन जाएगा AgCl और बन जाएगा NaNO3 और बन जाएगा NaNO3। किसी इस रिएक्शन में देखो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या? सर कतई चेंज नहीं हो रहा, कतई चेंज नहीं हो रहा। यहां पर Cl -1 में था, यहां पर भी -1 में है, यहां पर नाइट्रोजन +5 में प्रेजेंट था, यहां पर भी +5 में ही प्रेजेंट है। मतलब रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सिंपल AgCl का PPT बन रहा है तो हाँ मैं इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल सकता हूं। हो जाएगा क्या? तो रेडॉक्स रिएक्शन देखना है आपको, यही देखना है कि एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए, एक ऑक्सीडाइज होना चाहिए दूसरा रिड्यूस होना चाहिए, तभी हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया है अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन चारों में आपको बताना है कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ध्यान से देखेंगे कहां पर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। सर कैल्शियम तो +2 में प्रेजेंट है, ये Ca+2 है। क्रोमियम अभी भी क्रोमियम में ही है, कहीं और जगह जा रहा है क्या? नहीं सर, चेंज नहीं हो रहा। आपको एक ही रिएक्शन ऐसे दिख रही है जहां पर कॉपर +1 से कॉपर 0 और कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है ना। कॉपर +1 किसे बोला मैंने? तो लिख देंगे सीधा 2x - 2 = 0, x आ जाएगा +1। ये तो अब आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीजन हमेशा -2 में होता है, इसको मैंने x मान लिया तो 2x - 2 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी +1। हम बोलेंगे सर कॉपर +1 से 0 में जा रहा है, वही सेम एलिमेंट +1 से +2 में जा रहा है, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा डी। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए ना, ये सारे NTA ने उठाए हुए क्वेश्चन से और जेईई मेंस जो पिछले 2019-2020 में वो वाले क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है टाइट्रेशन से रिलेटेड। टाइट्रेशन से रिलेटेड बताओ जल्दी से, कुछ पढ़ा हुआ है हमने? बहुत सारा पढ़ा हुआ है। बेक टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन और रेडॉक्स रिएक्शन वाला टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन,
है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। आगे बात करते हैं आइडोमेट्रिक, आइडीमेट्रिक, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं बनाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन का, वहां पर वो सारे क्वेश्चंस मैं उठा के लेके आऊंगा। हार्डनेस वाला जो टॉपिक है वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो यहां पर बात करते हैं, द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉस्फेनिक एसिड। ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। यहां पर फॉस्फेनिक एसिड की बात की जा रही है, तो फॉस्फेनिक एसिड होता है H3PO2। H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड का जो नाम है ना, इन्होंने कहां दिया हुआ है, नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन फैमिली में जब अपन रिएक्शन करवाते हैं डाइजेनियम क्लोराइड की H3PO2 के साथ, वहां पर एक ब्रैकेट में फॉस्फेनिक एसिड लिखा हुआ है, जिसे हम हाइपोफॉस्फरस एसिड भी बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए ये। अब अगर आपको फॉस्फेनिक एसिड पता चल गया H3PO2, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बचा। सिंपल क्या करना है, ये एसिड है वो बेस है, यहां पर सिंपल सर एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है। एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है तो हम सिंपल बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, है ना, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कौन है, H3PO2 और इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे, हमारा टाइट्रेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्या बोला है, वॉल्यूम बताना है हमें NaOH का, तो वॉल्यूम मान लो V, वॉल्यूम मान लेंगे V, तो नॉर्मलिटी N इंटू V वॉल्यूम मैंने मान लिया ml में। ठीक, यहां पर भी हमारे पास इसके लिए H3PO2 का मुझे ml और 0.1 नॉर्मलिटी दे रखी है। अच्छा 0.1 नॉर्मलिटी दे रखी है, तब तो मुझे नाम नहीं पता होता तो भी आंसर आ जाता, तब तो हमें इसका इन फैक्टर की लेने की जरूरत है क्या, नहीं सर। अगर ये 0.1 मोलरिटी दिया होता, 0.1 मोलरिटी दिया होता, तो तुम्हें सोचने की जरूरत पड़ती कि फॉस्फेनिक एसिड का मतलब क्या है, H3PO2 या फिर H3PO3। आ रही बात समझ में। अगर ऐसा कुछ डिफरेंस होता तो अपन एन फैक्टर की बात करते, लेकिन यहां तो 0.1 नॉर्मलिटी दे दिया, N1V1, एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसे कर दो 10 ml 0.1 मोलरिटी, तब जाके आपको क्वेश्चन में थोड़ा दम दिखेगा। बात करेंगे तो सर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो H3PO2 का एन फैक्टर कितना होता है सर, जितने H+ ये दे सकता है। आपको मैंने तीनों फैमिली, ये जो इनके डायग्राम बनाने बता रखे हैं बहुत अच्छे से। अगर H3PO2 की बात की जाए तो सर एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दिया, जितनी ऑक्सीजन बची उतने OH बॉन्ड आएंगे, तो ये H और ये H, जितनी ऑक्सीजन देखो, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दिया, जितनी ऑक्सीजन बची, एक बची तो एक OH बॉन्ड आएगा, रिमेनिंग हाइड्रोजन जो है वो सिंगल हमने जोड़ दिया। इसका स्ट्रक्चर बनेंगे तो कैसे बनेगा सर, इसका बनेगा P डबल बॉन्ड O। कितनी ऑक्सीजन बची सर, 2 बची, तो 2 OH बॉन्ड आएंगे और एक हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगी। तो सिंपल हम बोलेंगे H3PO2 के पास एक OH बॉन्ड है, मतलब वो एक H+ दे सकता है, ये वाली H+ दे सकता है, ये H3PO3 एक और एक 2, H3PO3 2 H+ दे सकता है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, ये एक H+ दे सकता है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो यहां पर तो हमें सिंपल H3PO2 की बात करनी है, उसका एन फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 ml, बात कर दो जल्दी से सोल्व हो जाएगा। तो V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 ml। कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ दम नहीं था, केवल आपको फॉस्फेनिक एसिड से डर लग सकता है कि सर ये है क्या, तो फॉस्फेनिक एसिड हमने आपको बता दिया हाइपोफॉस्फरस एसिड का ही दूसरा नाम है। चलो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन बेसिक सा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2.56 into 10⁻³ equivalent of KOH is required to neutralize 0.12544 gram H2XO4. The atomic mass of X in gram per mole is given है कि डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड है तो यहां से फटाक से हम बोल देंगे कि सर ये सॉल्यूशन में जाएगा तो 2 H+ देगा, मतलब इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। ये समझ में आता है। अब तक क्वेश्चन में दम ही नहीं बचा, क्यों, KOH का हमें इक्विवेलेंट दिया हुआ है। एसिड के लिए हमारे पास ग्राम पता है तो डिवाइड बाय मोलर मास किया तो मोल्स आ जाएंगे, इनटू एन फैक्टर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल हम बोलेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन है तो इक्विवेलेंट ऑफ KOH बेस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और एसिड हमारे पास है H2XO4। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मार्केट में आते हैं, एनटी ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाता है। तो हम बात करेंगे 2.56 into 10⁻³ ये तो डायरेक्टली इसके इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। इसके इक्विवेलेंट नहीं दिए हुए तो हम क्या लिख देंगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर।
अब हम बता दो जल्दी से, ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर -3 बराबर मोल्स कैसे आएंगे सर, मोल्स आ जाएंगे मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मास आ गया 0.12544 अपॉन में भाई 12544 है ना, 44 चाहो तो हटा भी सकते हो, वैसे उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने तो एटॉमिक मास इंटीजर में वैल्यू पूछी है, ठीक है देख लेंगे, डिवाइड बाई मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास कैसे आएगा 2 प्लस एक्स प्लस 4 16 64 64 डिवाइड बाय मोलर मास मैंने लिख दिया, दो 2 प्लस एक्स का मैंने मोलर मास एक्स मान लिया, ऑक्सीजन में 1 का 16 तो 4 का 64 मोल्स इनटू एन फैक्टर कितना है 2, ये आ जाएगा 2। अब इसे यहां से सोल्व कर देना और सोल्व करने के बाद बच्चों को ही कमेंट करना है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके जल्दी से बताना, मैं उसे डन कर दूंगा कि हाँ आपका आंसर सही है या नहीं है। आपको यहां पर कमेंट करके बता देना है कितनी वैल्यू यहां पर आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो जेई का पेटेंट क्वेश्चन है। यहां से इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें एन फैक्टर ये फेरिक ऑक्सलेट है, फेरस ऑक्सलेट है, साथ में कैमेराफोर दिया हुआ है, कभी K2CR2O7 दे देगा, ये बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है जो कि बनाया जाता है, एनटीए हमेशा पूछता है इसमें का। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए इन सबके एन फैक्टर आपको डायरेक्टली मुंह जबानी याद भी होने चाहिए। याद है, मैंने तो याद करवाए थे आपको क्लास में, नहीं याद है तो मैं बना के बता दूंगा जल्दी से भी। क्या दिया हुआ है 1 मोल ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर, 1 मोल ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट एंड फेरस ऑक्सलेट रिक्वायर्स x moles of KMnO4 in acid medium for complete reaction, है ना। इन दोनों के 1 मोल मिक्सचर लिया हुआ है, मतलब 0.5 इसका 0.5 इसका लिया होगा, टोटल 1 मोल इक्विमोलर मिक्सचर लिया है। 1 मोल ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर मतलब इसके भी 0.5 मोल है, इसके भी 0.5 मोल है, तब जाके टोटल 1 मोल हो जाएगा। समझ में आता है। द वैल्यू ऑफ x बताना है, तो ध्यान से हम सिंपल बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर हम बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 होल थ्राइस फेरिक ऑक्सलेट प्लस इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट Fe2O4। ये समझ में आता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर आपको बहुत अच्छे से पता है, तो मोल इनटू इसका एन फैक्टर कितना होता है सर 5 होता है। बेसिक एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर होता है KMnO4 का 5। इसके क्या बोलेंगे सर, फेरस जो फेरिक ऑक्सलेट होता है उसका एन फैक्टर होता है 6 और फेरस ऑक्सलेट होता है उसका एन फैक्टर होता है 3। ये कैसे आया वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, पहले सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 6 प्लस 0.5 इंटू 3, भाई मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। समझ में आता है। अब बता दो जल्दी से क्या आएगा, तो मोल्स आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई, यहां पर आ जाएगा 0.5 कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 5। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ 0.1 बाई 0.1 टाइम्स, तो 6 प्लस 3 9, 0.9 मोल्स। आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9 मोल्स। आंसर तो आ गया पहले, 0.9 मोल टिक कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन अब बात आ जाती है कि बच्चों को ये जो एन फैक्टर निकालना ना यही नहीं आता। अगर यही नहीं आएगा बेटा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। फेरिक ऑक्सलेट का एन फैक्टर 6, फेरस का एन फैक्टर 3। अब कैसे आया वो समझ लो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो सर Fe2C2O4 का होल थ्राइस जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो सर जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब ध्यान से समझो कि सर ये +3 में प्रेजेंट है, ये अगर मैंने ब्रेक किया तो यहां पर आएगा +3, ये जाएगा 2 माइनस इसके ऊपर, है ना। समझो अब जब हम बात करते हैं यहां पर C2O4 -2 जब आएगा, C2O4 -2, तो क्या आप देखेंगे 2x - 8 बराबर -2। देखो एक कार्बन का मैंने x मान लिया, तो 2x - 8 बराबर में -2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जल्दी से सर, +3। x की वैल्यू आ गई +3, मतलब कार्बन यहां पर प्रेजेंट है +3 में,
आयरन भी +3 में, कार्बन भी +3 में, तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सर आयरन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन कार्बन जो है C2O4 का जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +4, ये भी आपको पता होगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान देंगे सर +3 से जा रहा है +4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम अगर एन फैक्टर की बात करते हैं, एन फैक्टर, तो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, सर आयरन में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसका एन फैक्टर 0, प्लस कार्बन में चेंज हो रहा है, 3 से जा रहा है 4 में, 1 का चेंज आ रहा है सर। अब ध्यान से, सर इस कार्बन में चेंज आ रहा है 1 का, कितने कार्बन प्रेजेंट है सर? 2 के 6, कितना सर? टोटल 6 कार्बन है, तो 1 कार्बन में चेंज आ रहा है 1 का, तो 6 कार्बन में चेंज आ जाएगा 1 × 6 मतलब 6 का। ये समझ में आता है क्या? तो फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद होना चाहिए, एन फैक्टर भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं फेरस ऑक्सीलेट, तो ध्यान से, फेरस ऑक्सीलेट की अगर मैं बात करूं तो सर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और ये जो C2O4 -2 था ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। पता है आपको बहुत अच्छे से। अगर मैंने इसे ब्रेक किया तो यहां पर +2, यहां पर -2, हम बोलेंगे सर एन फैक्टर निकालना है हमें, तो आयरन +2 से जा रहा है +3 में, 1 का चेंज आ रहा है, कितने आयरन प्रेजेंट है सर? 1 प्रेजेंट है। साथ में सर कार्बन यहां पर +3 में प्रेजेंट था, भाई ऑक्सीलेट आयन अभी मैंने बताया आपको, कार्बन +3 में प्रेजेंट होता है, +3 से जा रहा है +4 में, कितने का चेंज आ रहा है सर? 1 का चेंज आ रहा है, प्लस में 1 का चेंज आ रहा है, कितने कार्बन प्रेजेंट है यहां पर सर? 2 प्रेजेंट है, तो 1 × 2, आयरन के लिए 1, कार्बन के लिए 2, मतलब टोटल 3, एन फैक्टर हो जाएगा यहां पर 3। आपको याद ही होना चाहिए, फेरस ऑक्सीलेट में एन फैक्टर 3, फेरिक ऑक्सीलेट में एन फैक्टर 6। तो ये आपका रिवीजन चल रहा है, क्लियर है? ये हो जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, ये भी उसी से रिलेटेड है। पहले हमने इनके एन फैक्टर की बातें की थी जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इनके एन फैक्टर की बातें जब ये एसिड बेस रिएक्शन देते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से और खुद से एक बार ट्राई करो। अगर आपने रेडॉक्स का रिवीजन किया है नोट्स से तो जरूर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, और नहीं बनता है तो मैं तो सॉल्यूशन बता ही दूंगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaHC2O4 and H2C2O4 consumes 20 ml 0.3 molar NaOH solution for complete neutralization। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब NaOH के जो इक्विवेलेंट है वो कहां कहां जा रहे हैं? इसके साथ भी जा रहे हैं सर, इसके साथ भी जा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्या इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर हमारे पास हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4, ऐसे बोल सकते हैं। साथ में आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4, H2C2O4 बोल सकते हैं। थोड़ा इसे स्मॉल कर देता हूं मैं। चलो अब बात करते हैं सर, हमारे पास NaOH के मोल्स दे रखे हैं, कितना? NaOH के लिए तो हमें मोलरिटी और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है तो मैं लिख सकता हूं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो N1 हो गया ये, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर N1 इंटू V1। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है सर, 20 ml दिया हुआ है ना, ध्यान से 20 ml दिया है तो मैं डिवाइड बाय 1000 जरूर करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम को मुझे लीटर में लेना पड़ेगा। जब भी मैं मोल्स लेके चलता हूं तो मुझे वॉल्यूम लीटर में ही लेना चाहिए। समझ में आता है? ठीक। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4। तो ध्यान से, इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल इसके भी होंगे। तो मैंने क्या मान लिया, इसके A मोल्स हैं और इसके भी A मोल्स हैं। तो ये मैंने बोला A मोल इंटू एन फैक्टर। तो ध्यान से ये बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोच के बताओ कि जब NaOH सोडियम बाय ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन करता है ये कितना H प्लस देगा? कितना H प्लस देगा सर? ये 1 H प्लस देगा, पता है? ये 1 H प्लस देगा तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1 मोल इंटू एन फैक्टर। इसकी बात करते हैं, इसके भी मोल्स थे हमारे पास A, ये कितने H प्लस देगा जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? तो सर ये बेस है तो ये एसिड है, ये सर 2 H प्लस दे सकता है, ये 2 H प्लस देगा तो इसके एन फैक्टर हो जाएगा 2।
मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर है तो ए मोल्स रहेंगे और एन फैक्टर इसका 1 और इसका एन फैक्टर 2। यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये गया कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3, अच्छा इसे 0.3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 में लेके चलता हूं, है ना, ऐसे लेके चलता हूं। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3a, 2a प्लस a, 3a हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपके पास a की जो वैल्यू आ रही है वो 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स आ जाएंगे। देखो यही आएगा। सिंपल मैंने क्या किया सर, मैंने 3 से ये 3 गया, 0.1 टाइम्स गया तो 0.1 को मैंने 1 लिख के 10 की पावर -3 कर दिया, 2 इंटू 10 की पावर -3 a मोल्स आ गए। मतलब मुझे जो सोडियम बाय ऑक्सलेट दिया हुआ था, सोडियम बाय ऑक्सलेट और ऑक्सैलिक एसिड दोनों के मुझे मोल्स पता चल गए जो कि 2 मिलीमोल्स है, 2 मिलीमोल्स है। समझ में आता है? अब आगे क्या बोल रहा है, द सेम मिक्सचर रिक्वायर्स VmL 0.05 मोलर केमिनोफोर सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम फॉर ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है, अब तो सर जो इक्विवेलेंट इनके थे ना, जो मोल्स हमने लिए थे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर, जो इक्विवेलेंट इनके थे वो इक्विवेलेंट इनके, वो जो इक्विमोलर मिक्सचर हमने लिया था, इक्विमोलर मिक्सचर वो इनके साथ में रिएक्शन करेगा, किसके साथ में, केमिनोफोर के साथ। अब हम लिख देंगे सिंपल कि इक्विवेलेंट ऑफ केमिनोफोर बराबर, इक्विवेलेंट ऑफ केमिनोफोर बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाई ऑक्सलेट, साथ में हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। दोबारा समझ लो क्या किया सर, पहले जो मिक्सचर था उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दिया, NaOH के मिले इक्विवेलेंट्स उन्होंने दिए हुए थे, उसके बाद हमने क्या किया, उसी मिक्सचर की रिएक्शन करवा दी केमिनोफोर के साथ। तो बताओ केमिनोफोर के कितने वॉल्यूम कंज्यूम हुए होंगे, ऐसा वो बोल रहा है। तो हमने क्या देखा, पहले यहां से इसे NaOH के साथ रिएक्शन करवा के A के मोल्स पता कर लिए, मोल्स पता चल गए। अगर मुझे मोल्स पता चल गए जो रिएक्शन में गए हुए थे, ये मतलब ये मोल्स थे जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है ना सोडियम बाय ऑक्सलेट का और ऑक्सैलिक एसिड का, उसमें मिक्सचर कितना था, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स थे दोनों के। इसके भी इतने मोल्स थे, इसके भी इतने ही मोल्स थे। हमने क्या किया, उस मिक्सचर की रिएक्शन केमिनोफोर के साथ करवा दी। तो हम देखेंगे सीधा कि सर केमिनोफोर के जो इक्विवेलेंट है वो यूज होंगे सोडियम बाय ऑक्सलेट के साथ में और ऑक्सैलिक एसिड के भी साथ में। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है, तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल अब देखेंगे, वॉल्यूम निकालना है सर 0.05 मोलरिटी, तो 0.05 मोलरिटी इनटू एन फैक्टर बताओ, केमिनोफोर का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम है सर 5, तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर ये हो जाएगा N1 इंटू V1, तो V वॉल्यूम मैंने मान लिया, V वॉल्यूम ले लिया हमने। दूसरी बात यहां पर इसके, तो सर इसके इक्विवेलेंट हम देखेंगे तो मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर बताओ जब वो केमिनोफोर के साथ रिएक्शन करता है। तो हमें पता है सर सोडियम बाय ऑक्सलेट हो चाहे ऑक्सैलिक एसिड हो, दोनों का एन फैक्टर 2 होता है जब वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सैलिक सोडियम बाय ऑक्सलेट हो चाहे ये हो, दोनों के दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में। ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तब हम H+ देखते हैं, लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होती है तब हम सिंपल देखते हैं कि इसका एन फैक्टर ये सीधा ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, तो इसका भी एन फैक्टर 2 होता है और इसका भी एन फैक्टर 2 होता है। यहां पर हम लिखेंगे A इंटू 2 प्लस A इंटू 2। ये बात समझ में आती है क्या? अब A की वैल्यू रख दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा सर 0.25 इंटू V, ये हो जाएगा हमारे पास 4A और A की वैल्यू हमारे पास है ही सरी ऑलरेडी, तो 0.25 इंटू V बराबर 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा। सोल्व कर दो, इसे सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V की वैल्यू 4 इंटू 2 अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास 0.25 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। भाई अभी तक हमने वॉल्यूम लीटर में लिया हुआ था, क्योंकि जब भी मोल्स लेते हैं ना तो वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, जब भी मिली मोल्स ले लेते हैं तो वॉल्यूम में ml में ले सकता हूं। अभी मैंने सिंपल लीटर में लेके किया है, इसे सोल्व कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा।
ये 0.25 क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा आपके पास 4 चौक 16 दुआ 32 और 32 इंटू 10⁻³ लीटर। या अगर आपको आंसर ml में देना है तो 32 ml देना है, लिख दो। क्वेश्चन थोड़ा डेंजरस था लेकिन ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ, तो डरने वाली कोई बात नहीं होगी, डरने वाली कोई बात नहीं होगी, लिख दो। मैं दोबारा एक बार और इसे समझा देता हूं, आंसर तो हमारे पास आ जाएगा 32 ml। सिंपल। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन था हमारे पास कि सोडियम बायऑक्सलेट और ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवलेंट मिक्सचर हमने KMnO4 पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो दोनों के इक्विवेलेंट हमने उसके बराबर कर दिए। वहां से इसके जो इक्विमोलर मिक्सचर था ना A, वो इक्विमोलर मिक्सचर मतलब AA मोल्स जो हमने माने थे उस A की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की। उसके बाद उसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ? KMnO4 के साथ। तो हमारे पास A की वैल्यू पता चल गई है तो फिर हमारे पास V की वैल्यू तो इजीली पता चली जाएगी। सिंपल जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर था कि इनका n फैक्टर निकालना, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले लिखाया हुआ है कि जब ये एसिड के रूप में बिहेव करते हैं तो इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 2 होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तब इसका n फैक्टर भी 2 होता है और इसका n फैक्टर भी 2 होता है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा शायद आपको दिक्कत तो आई होगी, लेकिन जिसने रिवीजन किया होगा नोट्स में से उसको ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इजीली बन जा रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप रेडॉक्स का पूरा रिवीजन करके रखो, आइडोमेट्रिक, आईडीमेट्रिक, हार्डनेस, ये जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसी के KMnO4 के जो और अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।